चलिए भी, कहाँ तक लिखा था अपन ने पहले प्रश्नों को? 5 हो गए थे कि 6 हो गए थे? अगला प्रश्न लिखते हैं ना। तो पूरा भर गया क्या? चलिए, बड़ा ज़्यादा हो गया। लिखा सबने? अब देखो, इसका आंसर तो आपको आ ही रहा होगा सबको। कौन सा है? कौन सा होगा इसमें? ठीक है, अगला।
कौन सी एक विधि है जो भाषा विकास में प्रबल प्रत्यय या जनक के रूप में हो सकती है? कौन सी होगी? हाँ, जनक के रूप में शुरुआत जो होती है भाषा की वो कहाँ से होती है? जिज्ञासा से होती है। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा? 4। सभी को आ रहा है तो? क्या होगा इसमें? श्रव्य बिंब पक्का। सी आ रहा बहुतों की, किस किस की आ रहा? सी भी बहुतों की आ रहा है, फिर तो ए भी आ रहा होगा किसी के। अरे माँ बाहर मामा हो सकते हैं, मैंने बताया था ना आपको, शायद मामा आए हैं, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? सुनने के आधार पर बिंब बन रहा है, तो सुनने के आधार पर क्या होगा? श्रव्य बिंब होगा। नेक्स्ट,
क्या होगा? इसमें क्या होगा? बी, सेकंड या फोर्थ? क्या ये सब भाषा की विशेषताएं? कौन सी एक विधि का कार्य अन्य भाषा शिक्षण में मदद करना नहीं है? प्रत्यक्ष विधि व्याकरण अनुवाद समवाय कौन सी एक विधि का कार्य अन्य भाषा शिक्षण में मदद करना नहीं है? अच्छा ठीक है। कौन सा होगा इसमें? सी। बाकी सब काम में आती है कि पक्का? लिख लिया सबने? चलिए अगला लिखो।
इनमें से कौन सा एक कार्य व्याकरण अनुवाद विधि में संभव नहीं है? व्याकरण ज्ञान देना शब्द ज्ञान करवाना साहित्य लिखना तुलना करना। क्या हो सकता है इसमें से? तुलना करना। तीसरा, व्याकरण अनुवाद विधि से जो है हम व्याकरण का ज्ञान दे सकते हैं। शब्द का ज्ञान तो उसमें होता ही होता है। तुलना अपन करते ही करते हैं, दो भाषाओं में पढ़ाएंगे तो तुलना होगी। तो क्या अपन नहीं करेंगे उसमें? साहित्य लिखना। नेक्स्ट, हिंदी भारत की राजभाषा है। इसमें क्या होगा? 14 सितंबर 1949 से। नेक्स्ट, क्या क्या संभव है मूल्यांकन में?
हम्म, पहला कितने लोगों को लग रहा पहला होगा? दूसरा? तीसरा कौन सा होगा? कौन सा क्या होगा, किस किस का होगा? चौथा? तो ये पहला तो तब उत्तर होता ना कि जब अपना प्रश्न होता है कि इसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है। तो अभिप्राय थोड़ी पूछ रहा, संभव है क्या क्या होता है मूल्यांकन में? तो मूल्यांकन में सब होता है, निर्णय लेना, गुण देखना, मापन करना। ठीक है। क्या होगा इसमें? तीसरा वाला ए, सबको आ रहा है ये? चलें आगे। कौन सी आएगी इसमें? पक्का? मद्रास में किसने शुरू किया था इसको? हाँ, प्रोफेसर येट्स ने। यस।
कितने प्रश्न हो गए? 18। 7 बजे अपनी क्लास और हो जाएगी। कोई किसी को घर वालों को बुलाना चाहे तो कर लेना फ़ोन, आना 7 बजे। नेक्स्ट देखो, आवाज़ नहीं भाई। क्या आएगा इसमें? हाँ, सी, मौलिकता का अभाव। कितने दोष हैं इस विधि में? इस विधि में कुल कितने दोष लिखे थे अपन ने? 3 कि एक? एक ही लिखा था ना। क्या आएगा? पूरा नाम क्या था इसका? डेजी मार्वल। यस, लिखा सबने?
क्या होगा इसमें? ए। क्या होगा इसमें? भावबिंब। चलिए अब देखो, आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। परीक्षा के दृष्टिकोण से पहला तो मार्केट में जितने भी विषय वस्तु अपने लिए उपलब्ध है, किसी भी विषय वस्तु को ठीक उसी प्रकार से अक्षर से नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुन लें, अपन ने 5 दिन 7 दिन जो भी किया उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी के 5 मिनट। अक्षर से कभी भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है इसका कारण समझें। हम जितनी अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग विषय वस्तु पढ़ते हैं उतना ही हमारा मस्तिष्क डाइवर्ट होता है और हमारे अंदर भ्रम ज़्यादा पैदा होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक विश्वास के साथ में जो है जितना बताया उसको पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद भी आपको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, तो आज से ही आप प्रयास करना, जितने पाठ हमने पढ़े हैं, चाहे वो सामाजिक अध्ययन में हो चाहे हिंदी में हो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्रिया आप करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक में तिथि वार, आप तारीख तो लगाते होंगे कि आज अपन ने ये पढ़ा। प्रत्येक टॉपिक में खुद अपने स्तर पर 20-20 प्रश्न बनाना, किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात आपके? एक नोटबुक लेना, प्रत्येक टॉपिक से 20-20 प्रश्न बनाना जो तुमसे बनते हैं। अच्छा, उसके लिए ये किसी को कहने की, समझने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे से अच्छे नहीं बनते या मुझे शब्द समझ में नहीं आते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बातों से। अगर आपने 20-20 प्रश्न बनाए तो ये मान के चलिए पूरे टॉपिक्स में से तुम्हारे पास में 60, 70, 80 प्रश्न, कम से कम 4 दिन अपन ने पढ़ा तो 80 प्रश्न तो बनेंगे प्रतिदिन के हिसाब से। उन 80 प्रश्नों को जब आप खुद बना कर के फिर दोबारा उस पाठ विषय वस्तु को पढ़ोगे तो आप खुद देखना आपके अंदर डबल एनर्जी आ जाएगी। आपको खुद को लगेगा कि बहुत कुछ समझ में आ रहा है। पॉसिबिलिटी है जो प्रश्न आप बनाओगे उसमें उत्तर भी गलत बन जाए आपसे। हो सकता है कि आपके द्वारा बनाया हुआ प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आए, लेकिन जब ये काम करके, इस होमवर्क को करके दोबारा आप रिपीट करेंगे उसको, तो आपको समझ में आएगा। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जब बिल्कुल परीक्षा का समय इतना नज़दीक हो कि अब होने ही वाली है, क्योंकि अभी तक तो कब होगी इसका अपने को फाइनली पता है ही नहीं, अपने पास में काफ़ी वक्त है। परीक्षा होने ही वाली है और लगभग 15 दिन 20 दिन अभी बाकी हैं। उस दरमियान मार्केट से कोई भी किताब खरीद सकते हैं आप। पर्टिकुलर में एक ऐसा नहीं कह रहा हूँ वही लेना, कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे, अपनी अपनी पसंद होती है।
वो वाली किताब खरीदना जिसके अंदर प्रश्नों का अभ्यास से संबंधित काम दिया हुआ हो, है ना। और अभ्यास से संबंधित जो काम है उसको आप प्रैक्टिकली करना। जिस प्रश्न के अंदर आपको सही उत्तर एक बार में 2 बार में आ जाए वहाँ तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन जो प्रश्न गलत हो जाए उस प्रश्न को तब तक मत छोड़ना जब तक तुम्हारे ये समझ में नहीं आ जाए कि इसका उत्तर ये क्यों है और ये गलत क्यों है। और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जहाँ तक मानता हूँ अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से ऐसे 50 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से, कि एक बार में आपको उनके उत्तर नहीं आएंगे। और यदि उनको दोबारा आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में देखा, मिलान किया, मैच किया, तो उनका भी उत्तर आपको आ जाएगा। ठीक है, इतना भी नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर करना, जहाँ तक हो सके जो हमने यहाँ पर पढ़ा है उसकी घर बैठकर एक बार नकल कर लेना। करेंगे? यहाँ जो भी आपने लिखा है हिंदी में और एसएस में दोनों में, उसकी सिंगल टाइम आप नकल कर लेना। लेकिन नकल करते समय एक एक लाइन को सोच सोच के लिखना कि ये लाइन क्यों लिखवाई गई और इसका क्या अभिप्राय निकल सकता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 5 दिन में आप इस काम को कर सकते हैं आराम से। और 5 दिन में अगर आपने नकल करने वाला काम कर लिया ना सोच करके, तो तुम्हारे 24-25 प्रश्न ठीक हो जाएंगे। और अगर वो भी आप नहीं कर पाओ तो फिर उसके बाद न तो मेरे पास उपाय है और न भगवान के पास है। समझ रहे हैं? अभी कुछ प्रश्न है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पहला इसमें प्रश्न जो है वो है री को संवृत स्वर व अगर स्वर में माना या गिना जाएगा या नहीं। तो ये एकदम परफेक्ट उत्तर वो देगा जो हिंदी का टीचर होगा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि संवृत सूत्र क्या, स्वर क्या होते हैं और क्या नहीं होते, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। राइट? और मैं गलत जगह कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि गलत जगह मारने से छक्का लगने की जगह आदमी आउट हो जाता है। दूसरा, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ करवाना। तो अगर हम बहुत सही तरीके से देखें तो भाषा के ज्ञान में पठन भी आ जाएगा, व्याकरण भी आ जाएगी, प्रश्न पूछना भी आ जाएगा। इन सबको मिला करके ही तो भाषा कहते हैं, हाँ या नहीं? ये तो इसके अलग अलग पार्ट हैं। तो इसमें जो सबसे स्थूल रूप होगा वही अपना आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे स्थूल कौन सा है, सबसे मोटा ऑप्शन कौन सा है, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। बड़ा का मतलब लंबा लिखा हुआ नहीं, भारीपन जिसमें है। तो ये सब किस में आ रहे हैं? भाषा में। किस में आ रहे हैं? तो भाषा का ज्ञान अपन देंगे तो प्रश्न पूछना और बात करना, अभिव्यक्ति करना भी सिखाना पड़ेगा, मौन पठन के उपरांत में शब्दार्थ कराना भी सिखाना पड़ेगा, और व्याकरणिक नियम भी कंठस्थ करवाने पड़ेंगे, तभी जाकर भाषा का ज्ञान होगा। यस, तो कौन सा होगा? हाँ, भाषा का ज्ञान। अगर किसी किताब में और कुछ भी हो तो भी तुमको भाषा ज्ञान ही ध्यान रखना है। अगला, निम्न में से कौन सी एक विधि खेल विधि नहीं है? तो ये तो यार सीधा ही है ना, व्यतिरेय की विधि नहीं है। जब 4 विधियाँ लिखी हुई, किंडरगार्टन, साहचर्य और डाल्टन, तो कल पढ़ी अपन ने। ये 3 ही पढ़ी है, 3 के अलावा चौथी कुछ भी आ जाए आंख बंद करके लिख दो। किसने भेजा ये? अरे भगवान ने अपने को इस दुनिया में भेजा देकर भेजा है, कम से कम ये तो सही करो। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। समवाय का मतलब बात कर रहे थे अपन की ज्ञान जो है वो संसार का सारा एक ही है। बात की थी ना, पूरे संसार का ज्ञान एक ही है, बस उस ज्ञान में से हम भागों में विभाजित कर लेते हैं, टुकड़ों में। किसी को विज्ञान बना देते हैं, किसी को गणित बना देते हैं, किसी को सामाजिक विज्ञान बना देते हैं, लेकिन समवाय का मतलब है उसको वापस एक करके पढ़ाना। अब ये पूछ रहा समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है,
तो वही ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा जिसमें मिक्स करके पढ़ाने की बात हो रही होगी, राइट। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना, गद्य पद्य शिक्षण में 7 व्याकरण। तो बहुत सरल उत्तर है, सभी विषयों को समेकित ज्ञान कराना। भाई विश्वास इस बात का बार बार मैं कह रहा हूँ आप रखें, जो लाइनें मैंने लिखवाई है ना, भले कम लिखवाई है पर हर लाइन में जान है। क्या हर लाइन में? जो किसने फूंकी है? मैंने फूंकी है। ये उसमें लिखा हुआ साफ साफ। समवाय के अंदर हम समन्वित शिक्षण करवाते हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट्स का। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? वेरी गुड। आगे, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? सकारात्मक और 2 प्रकार का होता है। खेल विधि का साम्यान्वेषण सिद्धांत के बारे में बताएं। खेल विधि का साम्यान्वेषण सिद्धांत ये तुम्हारे नहीं आता, अगर सेकंड ग्रेड के लिए अपन तैयारी करते हो तो वहाँ आता। मैं बता देता हूँ आपको। फ्रोबेल जो थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सामंजस्यीकरण का सिद्धांत। किसका दिया था? सामंजस्यीकरण का मतलब होता है मेलजोल करके किसी विषय वस्तु के बारे में पढ़ाने या समझाने का प्रयास करना। समझ पा रहे बात को आप? तो इसमें सिद्धांत तो ये होता है कि मेलजोल करके पढ़ाना, और उसी से समवाय का जन्म हुआ है। समवाय विधि, मैंने फ्रोबेल का नाम बताया था ना आपको। फ्रोबेल ने, जॉन डीवे ने, थॉर्नडाइक ने, इन्होंने काम किया है। तो सामंजस्यकरण जो है वो फ्रोबेल का उसमें। आगे, हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन होंगे तभी मैं दे पाऊंगा जवाब। इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा प्रश्न अगर दे रहा है तो मीन्स ये है कि उसमें से कौन सी पूछ रहा है वो। ऐसी तो बहुत सारी होती है, अनुकरण भी उसमें आएगी। मंदबुद्धि बालक को अपन हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, हाँ या नहीं? तो इसका 4 अपने पास में विधियां होंगी ऑप्शन में, तो उत्तर मिलेगा। अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक, वर्तनी के लिए जो है वो तो श्रुति लेखन के लिए ही तो अपन करवाते हैं ना। श्रुति लेखन का उद्देश्य वर्तनी को शुद्ध करना ही तो है। क्यों भाई, बताया नहीं आपको ये? फिर क्या है यार, तुम आत्मा से पढ़ो उसको ना। मैंने दिल से पढ़ाया, आपने दिमाग से पढ़ा, अब आपको दिल से पढ़ना है, ठीक है? और फिर परीक्षा में दिमाग से उत्तर देना है। मैंने जितने समय आपका और मेरा जो हो सकता था वार्तालाप का अवसर, उसको पूरा किया। जितने मेरी क्षमताएं थी उसके अनुसार मैंने बताने का प्रयास किया। आपने उसे बहुत ध्यान से, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत शांति से सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? मेरे से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको हो, कभी भी लगे, यहाँ से जुड़े हुए विद्यार्थी आप संस्था के नंबर पर बात कर सकते हैं। और लगता है आपको कि मैं उस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। कुछ ठीक है? क्या कह रहे हो? मैं मोबाइल फ़ोन रखता ही नहीं हूँ, देखा कभी आपने बात करते हुए? आपने आज तक मुझे बात करते हुए देखा किसी ने? चलिए कोई बात नहीं, मैं एक ऐसा नंबर रखता हूँ जिस पे बात कभी नहीं होती है, लेकिन उस पर व्हाट्सएप चलता है। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, बिना अपना नाम लिखे, केवल उत्कर्ष लिखेंगे कि वहाँ के हम स्टूडेंट हैं, प्रश्न को भेज दें, उसका जवाब निश्चित रूप से मिल जाएगा, ठीक है ना? पर कभी गलती से सपने में सोचे समझे बिना विचार किए उस पर घंटी करोगे, ज़िंदगी में नहीं मिलेगा।
और उसके ऊपर प्रश्न के अलावा किसी ने गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेज दिया तो हमेशा हमेशा ब्लॉक कर दिए जाओगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हर किसी व्यक्ति से गुड मॉर्निंग गुड नाइट करें, घर वालों से नहीं करते टाइम पे। समझ में आ रही क्या बात? तो केवल प्रश्न उसके ऊपर जब भी प्रॉब्लम हो उसको आप शेयर करें, उसका आंसर मिल जाएगा ना। पर पास होने के लिए ये नंबर है ना। ठीक है, फ्री।